ठीक है जी। तो ये लास्ट टाइम जो है ये हमने बात की थी पीरियोडिक टेबल की, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें हमने ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज जो है वो इनको डिस्कस किया था। लास्ट इसमें एक छोटी सी बात और हमने इसमें डिस्कस करनी है, तो फिर तकरीबन जो है हमने इसको डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। थोड़ा सा आप इसमें जैसे ये देख लें कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है मतलब विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल हाउ कैन वी राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्योंकि हमने ये कहा है कि एलिमेंट्स जो हैं दे आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स को आपने अरेंज किया हुआ है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को जब एलिमेंट्स को जब बेस अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बेस के ऊपर, तो मतलब यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इजीली जज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पे सिंपल आप यूँ समझें कि आप स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है 1s1, 1s1, 1s2, हीलियम 1s2, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीरियड जो है ये 1s2 पे आके कंप्लीट हो जाता है। देन फिर उसके बाद सेकंड पीरियड से हम स्टार्ट होते हैं 2s1, 2s2, लिथियम बेरिल, लिथियम का वैलेंस शेल क्या हो जाएगा 2s1 और ये क्या है 2s2। तो ये जितने भी एस, अब ये क्योंकि हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स आपको आइडिया है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है सारा, देन ये डी ब्लॉक है और फिर नीचे एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो जो आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की फिलिंग क्या होगी s1 s2, यानी जो भी आपके पास, ये सिंपल ध्यान रखें कि जो भी हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनकी फिलिंग हमेशा क्या होगी ns1 और ns2। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी आपके पास शेल चल रहा है। तो अगर फर्स्ट पीरियड है तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड पीरियड है तो n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड पीरियड है तो n की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। 3s1, 3s2, फोर्थ पीरियड है तो 4s1, 4s2। ऐसी जो p ब्लॉक है, p ब्लॉक की फिलिंग भी सेम है। p ब्लॉक में np1 to np6, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो np1 यानी आपने सेकंड पीरियड में स्टार्ट किया तो 2p1, सेकंड पीरियड में पहला एलिमेंट क्या होगा बोरॉन 2p1, देन फिर उसके बाद कार्बन 2p2, ठीक है। इस तरह से जो है ये चल रहा होगा, ठीक है। तो p ब्लॉक में जो है वो आपकी फिलिंग क्या होगी, जो भी आपके पास शेल, जो पीरियड नंबर है वही शेल नंबर होगा, ठीक है, np1 to np6। फिर उसके बाद अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं, अगर डी ब्लॉक की बात की जाए तो डी ब्लॉक में फिलिंग ऑर्डर हमेशा क्या होगा n-1 d1 to n-2 d10, ठीक है जी। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो n-1 जो भी ग्रुप, जो भी आप कहने का पीरियड नंबर चल रहा है उसमें से आपने 1 माइनस करना है, ठीक है। तो अगर फोर्थ पीरियड चल रहा है तो 3d फिल होगा, अगर फोर्थ पीरियड चल रहा है तो 3d फिल होगा, अगर फिफ्थ पीरियड चल रहा है तो 4d फिल होगा, अगर सिक्स्थ पीरियड चल रहा है तो 5d फिल होगा। n-1 जो भी पीरियड नंबर है उनमें से एक आपने माइनस कर देना है, ठीक है। और अगर f ब्लॉक की बात होती है, f ब्लॉक की फिलिंग क्या होगी n-2 f1 to n-2 f14, यानी जो भी पीरियड नंबर है उसमें से 2 माइनस करना है n-2, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है कि जब भी हम एलिमेंट्स को फिल, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो आप देख लें कौन से ब्लॉक का है, तो वहीं से आपको पता लग जाएगा इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। तो अब लेट्स से इसमें हम एक कहते हैं कि जी सपोज वी हैव टू राइट दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, लेट्स से हम कहते हैं कि वी हैव टू राइट दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़िरकोनियम, ठीक है। आपने ज़िरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो ज़िरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ज़िरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना शुरू करें, लेट्स से दिस वुड बी, यानी ज़िरकोनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 40। एक मिनट, इसको मैं पहले सारा इरेज कर दूँ। एक मिनट, ये ज़रा मैं इरेज कर दूँ। ठीक है। तो अब अगर आपने सपोज ज़िरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़िरकोनियम, तो अब आपको मतलब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। आपने स्टार्ट की पहले 1s2, उसके बाद
2s2, उसके बाद 2p6, ठीक है। हम ऐसे चलते जा रहे हैं, ज़िरकोनियम तक पहुंच रहे हैं। तो पहले हमने ये फर्स्ट पीरियड 1s2, फिर 2s2, फिर उसके बाद 2p6, ये 6 के 6 फिल हो गए। फिर उसके बाद 3s2, 2p6 के बाद 3s2, फिर 3s2 के बाद 3p6, 3p6, फिर 3p6 के बाद 4s2, 4s2 के बाद क्या आ गया d, और d कैसे फिल होगा 1 माइनस। अभी हमने कहा कि d के लिए हमेशा क्या करना है n माइनस 1। तो अगर फोर्थ पीरियड चल रहा है तो d कौन सा फिल होगा, d फिल होगा, ठीक है जी। फोर्थ पीरियड चल रहा है तो d हम क्या फिल करेंगे 3d, तो ये हो जाएगा 3d10, 3d10, और फिर उसके बाद 3d के बाद p आ गया। p कौन सा है, फोर्थ पीरियड का ही चल रहा है तो ये हो जाएगा 4p6, 4p6। उसके बाद 5 पीरियड स्टार्ट हो गया, पहले s फिल करेंगे 5s2, 5s के बाद अब d है अगेन 1 माइनस, तो मतलब 4d1, 4d2, तो 4d2, दिस वुड बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़िरकोनियम। ये हमने ज़िरकोनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ठीक है। तो आप जस्ट आपने ज़िरकोनियम तक गए, आपने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और आप ज़िरकोनियम तक पहुंचे और आपको मालूम हो गया कि जी ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। हाँ जी बेटे, ये समझ में आई है किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखी है जी, क्लियर है ये? तो मतलब जस्ट थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो फिलिंग ऑर्डर्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। फिलिंग ऑर्डर्स जो हैं वो आपने, जो हम डायग्राम बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो बेसिकली इसी पीरियोडिक टेबल को जो है वो लेके हम चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात और देख लें। लेट्स से कि आपसे कहा जाए कि जी आपने सपोज सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। सपोज सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन है, अक्सर इसमें इस किस्म के भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि आपको जो है वो ये बता दिया कि जी सीरियम बिलोंग्स टू सीरियम इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइट सीरीज़, ठीक है। लैंथेनाइट, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइट सीरीज़, ठीक है। ये लैंथेनाइट सीरीज़ का पहला एलिमेंट, ये ध्यान रखिएगा। लैंथेनम खुद जो है ये डी ब्लॉक में आ रहा है। इसके बाद आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो लैंथेनम से स्टार्ट होने वाली सीरीज़ जो है वो लैंथेनाइट कहलाएगी। तो लैंथेनम खुद जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, अब अगर आपने सीरियम की फिलिंग करनी है, सीरियम क्या है 58, ठीक है। तो लेट्स से मैंने कहा कि जी इसका जो लास्ट यानी सीरियम से पहले वाला जो तरीका और है कॉन्फ़िगरेशन का, आपको याद होगा कि आपने ये देख लिया कि जी सीरियम से पहले वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो सीरियम आ रहा है 58, यहाँ पे 58 होगा, ठीक है 58। इससे पहले वाला आपने नोबल गैस एलिमेंट देखा कौन सा है, जीनॉन। तो जीनॉन का नंबर क्या है 54। तो हमने कहा कि जी इसकी 54 तक तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल जीनॉन की तरह, ठीक है। जीनॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन 54 हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा जी, क्या लिखूंगा मैं, 54 ये हो गए। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा फिल करना होगा जीनॉन के बाद, जी चलें आप जरा लिखें ये कॉन्फ़िगरेशन। मैंने जीनॉन तक लिख दी, ठीक है, जीनॉन तक आ गया। नेक्स्ट आगे आपने इसको सीरियम के लिए कंप्लीट करना है। 54 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बताएं मुझे क्या होगी। इस किस्म के एमसीक्यूज बन सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जीनॉन के साथ कि व्हाट वुड बी द फिलिंग ऑर्डर। अब कॉन्फ़िगरेशन बताएं सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन। जी बेटा, इसको देखें यहाँ से और डिसाइड करें व्हाट वुड बी द 54 इलेक्ट्रॉन तो जीनॉन तक हो गए, आगे 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। चार इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या होगी ये आपने बतानी है। जी जीनॉन, और आगे क्या लिखेंगे, हाँ जी बेटा। मैं लिखूँ या आप लोग कर रहे हैं?
मैं इसको लिख देता हूँ। जीनॉन देखें 54 हो गया, जीनॉन तक आपने 54 कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, उसके बाद आएगा 6, आप 6 पीरियड में है, 6s1 6s2, तो 54 55 56 इलेक्ट्रॉन किस में गए, 6s2 में गए। ठीक है, जीनॉन के बाद 6s1 6s2 ये हो गया 56 इलेक्ट्रॉन। अब फिर उसके बाद 57 किस में जाएगा, 57 जो है अब यहाँ पे आपका s ब्लॉक खत्म, अब डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है, लेंथेनम, और फिर डी ब्लॉक पहले एलिमेंट के बाद f ब्लॉक स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 6s2, और क्योंकि आप d में है dn-1 होता है, तो ये हो जाएगा 5d1, 6s2 5d1, 54 55 56 57, ये 57 हो गए। अब 58 जो है वो किस में होगा, वो फिर f ब्लॉक आ गया, क्योंकि d का यानी कि d के एक एलिमेंट के बाद ये जो 6th और 7th है, इसमें आपने ध्यान में रखना है कि d के एक एलिमेंट आता है, फिर f ब्लॉक है, और यानी आप ये समझें कि ये जो हम नीचे अलग से लिखते हैं, असल में अगर आप ये देखें जो पिंक शेड किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि असल में ये वाला जो पार्ट है पूरा, दिस बिलोंग्स टू, यानी यहाँ पे आना है ये। ठीक है, सिर्फ ये किस वजह से यहाँ नहीं लिख रहे, क्योंकि ये फिर काफ़ी बड़ा हो जाता है, पीरियोडिक टेबल ये पेज में बनता नहीं है, इस वजह से इसको नीचे कर लेते हैं। अदरवाइज ये जो f ब्लॉक है, इसकी प्लेसमेंट आप ध्यान में रखें, d के 6th और 7th पीरियड के जो d के पहले एलिमेंट है, उसके बाद f ब्लॉक आ रहा है, और फिर उसके बाद बाकी के 9 एलिमेंट हैं डी। ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को या नहीं? एफ ब्लॉक की प्लेसमेंट समझ में आ रही है आपको? एफ ब्लॉक की जो प्लेसमेंट है वो किस तरह से है कि आपके पास 6s हो गया, फिर उसके बाद डी है, डी का एक एलिमेंट, और फिर डी के एक एलिमेंट के बाद 14 एलिमेंट्स हैं एफ के। ठीक है, और फिर उसके बाद 9 एलिमेंट्स हैं डी के। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही जो मैं बता रहा हूँ? नहीं समझ में आ रही, किसी को भी नहीं समझ में आई है? अच्छा देखें, मैं इसको बेटा क्लियर कर देता हूँ ज़रा। ये इस तरह से है, यानी यूँ समझे ये हमारे पास 6 पीरियड में है। ठीक है, 6 पीरियड में ये एस ब्लॉक का एक एलिमेंट आ गया, ये फिर एस ब्लॉक का दूसरा एलिमेंट आ गया, ये हो गया एस ब्लॉक, ये रेड वाला एस है। उसके बाद फिर एस के बाद क्या स्टार्ट होता है, एस के बाद स्टार्ट होता है डी ब्लॉक। ठीक है, एस के बाद डी ब्लॉक है। अब मैं कह रहा हूँ 6th पीरियड में डी में कितने होते हैं, डी में 10 एलिमेंट होते हैं। 6th पीरियड में क्या हो रहा है कि पहले डी का एक एलिमेंट है, दैट इज लेंथेनम। ठीक है, उसके बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं, यानी असल में हम उसको शो नीचे कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे है नहीं, वो असल में ऊपर ही है। ठीक है, देखें आप नंबर्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर देखें 57 के बाद हैफनियम जो है वो 72 है, तो बाकी के एलिमेंट कहाँ गए, वो यहाँ नीचे हैं। 57 58 ये होते होते 71, इन्होंने लिखा हुआ है ना कि 57 से 71 यहाँ पे हैं, उसके बाद 72 ये डी ब्लॉक में आ गया। यानी कि ये आपके पास ये एस ब्लॉक है, ये रेड वाले 2 एलिमेंट एस ब्लॉक है, फिर ये येलो वाला जो है ये क्या है, ये डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट। उसके बाद एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है 9 एलिमेंट्स। ये फिर आप 9 एलिमेंट्स ऐड कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो पहले एस के 2 एलिमेंट, फिर डी का एक एलिमेंट, फिर एफ के 14 एलिमेंट, फिर डी के बाकी के 9 एलिमेंट्स। ऐसे ही सेम 7th पीरियड में है। अब बात समझ में आई है या अभी भी नहीं क्लियर हुई? जी, बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो एफ ब्लॉक की प्लेसमेंट है वो डी के पहले एलिमेंट के बाद है। अक्सर बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि पहले एफ ब्लॉक आ रहा है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, फिर डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, नहीं, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन में गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो अब करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि इसमें आपके पास अक्सर ये दे दिया जाता है कि 6s2 और 2 इसमें आ गए, और फिर उसके बाद एफ लिख दिया डायरेक्ट। एफ डायरेक्ट नहीं आएगा, 6s2 के बाद पहले एक एलिमेंट 5d1। ठीक है, तब ये कितने होगा, 54 55 56 57। अब डी के बाकी के जो 9 है वो बाद में फिल होंगे। 5d के बाद अब आप किस में आ गए, एफ में आ गए। और एफ कैसे फिल होगा, n-2। एफ की फिलिंग हमने क्या कहा था, n-2।
तो अगर आप 6th पीरियड में है तो n-2 क्या हो जाएगा 4, तो हम कहेंगे 4f1, ये हो जाएगा सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन। 6s2 यानी कि जो आखिरी के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 6s में है, एक 5d में है और एक 4f में है, ठीक है। इसी तरीके से अगर लेट से आपसे कह दिया जाता कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेट से हेलियम, ठीक है ना, तो वो फिर आपके पास क्या हो जाता है, आपने काउंट कर लिया कि अच्छा जी ये कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाता 4d 12 4f12। अब जब एक दफ़ा ये पूरे 14 हो जाएंगे, फिर उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होंगे। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं? क्लियर है ये कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, तो जब भी आप सबको क्लियर हो गई है ये बात कि पहले हम डी का एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर एफ के 14 और फिर दोबारा डी के जो बाकी के 9 है वो फिर फिल होंगे, और देन फिर उसके बाद पी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर 6p, फिर ऐसी 7s, फिर 7s के अंदर 7s के बाद क्या आएगा, 7s के बाद क्या होगा जी, 7s जब फिल हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल आप कौन सा फिल करेंगे, 7s फिल हो गया, 6d1 और देन फिर उसके बाद 5f1 से लेके 14 तक, 5f14 तक फिल होगा, फिर दोबारा 6d2 6d3 10 तक हो जाएगा, देन 7p शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब ये कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लियर हो गई होगी कि जस्ट जो मुझे एक्चुअल बात करनी थी वो 6th और 7th पीरियड की ही करनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप सबको क्लियर हो गई है, कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से जो है वो लिखनी होती है, ठीक है। इसमें अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। जी, सबको क्लियर होगी ये बात कि हाउ टू राइट कॉन्फ़िगरेशन बाय लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को देख के आपने कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। ऑब्वियसली आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं होगा, बट क्वेश्चन इसमें इस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये फिलिंग ऑर्डर जहन में बिठा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने अपने जहन में बिठा के रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डर क्या है, ठीक है। हाँ जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन बेटा? क्लियर है ये बात सबको? कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। फर्स्ट चैप्टर जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 2 जो है, आपके पास अगर फेडरल बोर्ड में देखें तो वहाँ ज़्यादा बेहतर मैं कहता हूँ कि जो जिस तरह से चैप्टर को टॉपिक तो वही है सिंध बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में, बट जो चैप्टर्स को अरेंज ज़्यादा बेहतर तरीके से, खासतौर पर इंटर जो सेकेंड ईयर की बुक है, तो प्लेसमेंट ऑफ चैप्टर्स फेडरल बोर्ड में ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कि उन्होंने बड़े ऑर्डर में जो है वो लेकर चले हुए हैं कि वो पहले जो है वो जिस तरह से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यहाँ है ऐसी वहाँ पे, फिर साथ में उन्होंने ट्रेंड जो है वो सारे एक साथ डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। बट हमारे पास इन बोर्ड में ट्रेंड जो है वो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सबके लिए अलग अलग ट्रेंड है। एस ब्लॉक के लिए अलग ट्रेंड डिस्कस किया है, फिर पी ब्लॉक के लिए, तो वो जस्ट पेजेस मैं समझता हूँ कि ज़ाया किए हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन बस ये है कि खैर हम बुक के हिसाब से चलेंगे, सिंध बोर्ड वाली बुक के हिसाब से, और ट्रेंड हम चैप्टर वाइज ही डिस्कस करेंगे। तो वो और इतने मुश्किल नहीं है, ट्रेंड्स आपने पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो हम जो है वो बुक के हिसाब से हाइड्रोजन वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पहला एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि अब आपने पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते जाना है। तो सबसे पहला और आप कह लेंगे सबसे जो डिफरेंट एलिमेंट है, हालांकि सबसे छोटा एलिमेंट है, बट आप कहें कि ये सबसे ही डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ठीक है। जिसकी अब तक पोजीशन जो है वो आप कहें कि आइडेंटिफाई नहीं हो सकी कि इसको किस ग्रुप के साथ जो है वो प्लेस किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका मसला है वो तो यही है कि हाइड्रोजन की प्लेसमेंट, इसको किस ग्रुप के साथ जो है वो रखा जाए। अब इसकी जो आप कह लें कि बाज़ बुक्स के अंदर, बाज़ पीरियोडिक टेबल्स में आपको हाइड्रोजन ग्रुप 1 के साथ मिलेगा, ठीक है। बाज़ जगहों पे आपको हाइड्रोजन जो है वो टॉप पे मिलेगा, किसी ग्रुप के साथ नहीं मिलेगा। बाज़ जगहों पे हाइड्रोजन कार्बन वाले ग्रुप के साथ मिलेगा, ग्रुप 4 के साथ, और बाज़ जगहों पे ग्रुप 7 के साथ जो है वो मिलेगा, हेलोजन्स के साथ, ठीक है। तो मतलब इसकी जो पोजीशन है वो स्टिल अनक्लियर है, और उसकी वजह ये है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 के साथ मैच होती हैं
बट फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं मैच होती, जिसकी वजह से इसको हम ग्रुप 1 के साथ नहीं देख सकते। लेट्स से अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, सपोज अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 के अंदर इसके साथ जो सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी ग्रुप 1 में भी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास भी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि इनके आउटर शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप 1 के, और हाइड्रोजन के आउटर शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अल्कली मेटल्स के साथ जो है वो इसका ये आप कह लें कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, या आप कह लें कि जो इसकी अल्कली मेटल्स के साथ जो इसकी मुशाबिहत है वो क्या है कि इसके पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि s ऑर्बिटल में है, और ग्रुप 1 के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि s ऑर्बिटल में है, ठीक। बट अगर हम इस बेसिस के ऊपर इसको अरेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज इसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उससे डिफरेंट आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे ग्रुप 1 जो है ये सॉलिड होते हैं, और हाइड्रोजन जो है ये रूम टेम्परेचर पे गैस है। ग्रुप 1 वाले जो हैं ये मेटल्स हैं, और हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप 1 के जो कैटाइंस हैं ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल Na+, K+, Li+, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, किसमें? पानी में। दे फ्रीली एग्जिस्ट इन वाटर, एक्वस सोल्यूशन में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और आप कहें कि जो हाइड्रोजन का आयन है H+ आयन, ये आपको नहीं मिलेगा कभी भी। हाइड्रोजन आयन जो है ये कभी भी नहीं मिलेगा, खासतौर पे पानी के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? पानी के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोक्सोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट। तो H+ इज़ हाईली अनस्टेबल। दीज आयन्स यानी पॉजिटिव आयन्स ऑफ ग्रुप 1 आर हाईली स्टेबल। ये जो आयन्स हैं ये हाईली स्टेबल हैं, हाईली स्टेबल। और H+ का जो आयन है दैट इज़ हाईली अनस्टेबल, तो इसलिए ये कभी भी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल आपने ध्यान रखना है कि ग्रुप 1 के साथ इसकी सिमिलैरिटी है, बट डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप इसको ग्रुप 1 के साथ प्लेस नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिफरेंसेस जो है ये हमने डिस्कस कर लिए ग्रुप 1 के साथ, कि सॉलिड ग्रुप 1 वाले रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हैं, ये नॉन मेटल है, वो मेटल्स हैं, और इसके अलावा इसका आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल है। ग्रुप 1 के जो आयन्स हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल है। इसी तरीके से जो ग्रुप 4 है, ग्रुप 4 के साथ भी इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर हम ग्रुप 4 के साथ देखें तो ग्रुप 4 जो है ये भी आप कहें कि हाफ फिल्ड है, ठीक है। अगर हम ग्रुप 4 के साथ इसको देखते हैं तो ग्रुप 4 और हाइड्रोजन बोथ आर हाफ फिल्ड, बोथ आर हाफ फिल्ड, दोनों जो हैं वो हाफ फिल्ड हैं। फिर प्लस इसकी कुछ वैल्यूज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, ये कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो तकरीबन एक जैसी हैं, यानी जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए कार्बन में से चाहिए तकरीबन उतनी ही एनर्जी हाइड्रोजन में से भी चाहिए, ठीक है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ तकरीबन एक जैसी हैं, ये इनमें सिमिलैरिटीज़ है। बट अगर डिफरेंस की बात की जाए तो ग्रुप 4 एलिमेंट अगेन दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड हाइड्रोजन जो है ये गैस है, ठीक है। ग्रुप 4 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन पी सबशेल। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पी सबशेल। और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद है? एस सबशेल में मौजूद है, ठीक है, एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। तो ये आपने ध्यान में। प्लस दिस शो टेट्रा वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी, ग्रुप 4 की जो वैलेंसी है क्या है? टेट्रा वैलेंसी, कि ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इनकी वैलेंसी क्या है? टेट्रा वैलेंसी मेक 4 बॉन्ड्स। कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, सॉरी हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। तो ये मतलब इस बेसिस के ऊपर भी आप इसको ग्रुप 4 के साथ अटैच नहीं कर सकते। सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट अगेन डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ के दोनों हाफ फिल्ड हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तकरीबन एक जैसी है, आयनाइजेशन एनर्जी एक जैसी है, बट डिफरेंसेस की बात करें तो वो काफ़ी सारे आ जाते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप इसको प्लेस नहीं कर सकते। देन फिर इसकी सिमिलैरिटीज़ आ जाती है ग्रुप 7 के साथ, ठीक है, ग्रुप 1 के साथ, ग्रुप 4 के साथ एंड ग्रुप 7। ग्रुप 7 की अगर बात की जाए
तो ग्रुप 7 हेलोजेंस, ठीक है ना, ग्रुप 7 भी नॉन मेटल्स का है, ठीक है। ग्रुप 7 के साथ अगर हम देखें तो ग्रुप 7 नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, दे फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दे फॉर्म H माइनस आइंस, सॉरी दे फॉर्म X माइनस आइंस विद मेटल्स, व्हेन कंबाइन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, X माइनस आइंस। हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म H माइनस आइन, हाइड्राइड्स, आगे हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स, ठीक है। तो हेलोजन फॉर्म हैलाइड्स विद मेटल्स एंड हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्राइड H नेगेटिव विद मेटल्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास, तो ये मतलब इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस जो हैं ये आपके पास इसमें क्या आ जाते हैं कि पहली चीज़ तो कि ये जो हैलाइड आइंस हैं, हैलाइड आइंस वाटर में जाके X माइनस आइंस बनाते हैं, ठीक है। यानी पानी, अगर आप हेलोजन को डिज़ोल्व करेंगे पानी के अंदर तो ये आयन में मौजूद होगा, और हाइड्रोजन आयन पानी में जाके H3O प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ये कह लें कि अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो पहली बात तो ये कि दे हैव 7, यानी इनका जो लास्ट शेल है वो अगेन के P सब शेल मौजूद है। अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन P सब शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन P सब शेल। ग्रुप 7 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो P सब शेल में है और हाइड्रोजन का S सब शेल में है। इसके अलावा यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दे फॉर्म X नेगेटिव आइंस इन वाटर, X नेगेटिव आइंस इन वाटर, पानी में जाके X नेगेटिव आइंस बनाते हैं। एंड दिस फॉर्म, अगर लेट से ये आपने NaH को पानी में डिज़ोल्व किया तो आप कहेंगे जी NaH जब पानी में जाएगा तो क्या बनेगा, Na प्लस और H नेगेटिव, बट ये H नेगेटिव कभी रहेगा नहीं। H नेगेटिव जो है ये फ़ौरन दूसरे H नेगेटिव के साथ मिलके, ठीक है, दिस H नेगेटिव विल कंबाइन, या आप कहेंगे दिस H नेगेटिव विल कंबाइन विद अनदर H नेगेटिव टू फॉर्म H2, ठीक है। ये H2 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। तो ये कभी भी हाइड्राइड आइन की, जिस तरह ये एग्जिस्ट करते हैं हैलाइड आइंस की फॉर्म में इन वाटर, H नेगेटिव नेवर एग्जिस्ट इन वाटर, ये पानी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये कुछ इसके साथ डिफरेंसेस आ गए। तो मतलब इन 3 ग्रुप्स के साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट अगेन डिफरेंसेस आ जाते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम इनके साथ इसको प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गई बात, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक, ग्रुप्स के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और किन डिफरेंसेस की बेसिस के ऊपर आप इसको प्लेस नहीं कर सकते इन ग्रुप्स के अंदर। जी, इसमें कोई क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोजन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन्स, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। ना इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग, यानी नॉर्मली जो हमारे पास रिएक्शन है वो है बाय पासिंग स्टीम ओवर सम सब्सटेंस। हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है तो इसका जो आप कह लें कि जनरल जो एक रिएक्शन है वो है बाय पासिंग स्टीम ओवर डिफरेंट सब्सटेंसेस at different temperature, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा है डीकॉम्पोजिशन, ठीक है, पायरोलिसिस, हीट के थ्रू जो है वो करना, तो वो हम देखते हैं, बट पहले हम देख लेते हैं स्टीम वाला, ठीक है। तो लेट से, अच्छा इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस भी है, बट उसको एंड में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट से आपके पास एक जो इसमें आ जाता है वो है कि आपने किसी हाइड्रोकार्बन को स्टीम के साथ ट्रीट किया, ठीक। कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है, लेट से आपके पास मीथेन है या ईथेन है, तो सपोज हमने मीथेन reacts with steam at around
900 degree centigrade in the presence of nickel to form carbon monoxide plus हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इसको आप बैलेंस कर लें तो ये हो जाएगा 3H2, ठीक है। इसी तरीके से आप यही सेम रिएक्शन कर सकते हैं विद लेट से कि विद कार्बन के साथ जो है वो आप सेम यही रिएक्शन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इट विद यानी कि स्टीम को रिएक्ट करने के, स्टीम को आपने रिएक्ट किया किसके साथ, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इट विद हाइड्रोकार्बन वी रिएक्टेड विद कार्बन, but this time temperature would be 1000 degree centigrade. Again product would be same, carbon monoxide and hydrogen, ठीक है। तो चाहे आप मीथेन को ट्रीट करें स्टीम के साथ या आप कार्बन को ट्रीट करें स्टीम के साथ, ये स्टीम है, ऑब्वियसली 900,000 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम ही होगी, ठीक है। तो अगर मीथेन रिएक्ट कर रहा है या हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर रहा है तो निकल वुड बी द कैटलिस्ट, ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड कैटलिस्ट निकल, यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये कोई कैटलिस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। और इसी तरीके से आप यूँ कह लें कि इंस्टेड ऑफ, यानी यहाँ पे आपने स्टीम को रिएक्ट किया मीथेन के साथ, स्टीम को रिएक्ट किया कार्बन के साथ, एक और रिएक्शन जो हो सकता है दैट वुड बी अल्कोहल, मीथेनॉल, CH3OH रिएक्ट्स विद स्टीम, ठीक है। इससे भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगी, सेम प्रोडक्ट मिलेगी, बट टेम्परेचर वुड बी लेसर देन दी फर्स्ट टू रिएक्शंस, अराउंड 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन हो जाएगा। तो आइदर यू पास स्टीम थ्रू एन हाइड्रोकार्बन, आइदर यू पास स्टीम थ्रू कार्बन और यू पास स्टीम थ्रू अल्कोहल, वी वुड गेट दिस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस, बेसिकली ये दोनों गैसेस जो हैं ये मिक्स होकर मिलेंगी आपको, दोनों कलरलेस गैसेस हैं। दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज वाटर गैस। ये जो मिक्सचर है गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज नोन एज वाटर गैस, ये कहलाती है वाटर गैस, ठीक है। तो आपने वाटर गैस बना ली, ठीक है, आपने हाइड्रोजन गैस बना ली, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। तो अब आपको यहाँ से हाइड्रोजन को सेपरेट करना होगा, ठीक है। आपने इनमें से कोई भी एक रिएक्शन किया, लेट्स से आपने स्टीम में से स्टीम को पास किया मीथेन पे से, या आपने स्टीम को पास किया मीथेनॉल पे से, या आपने स्टीम को पास किया कार्बन पे से, तो तीनों केसेस में आपको वाटर गैस मिलेगी। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना होगा, आपको सेपरेट करना होगा, हाउ टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, ठीक है। ये रिएक्शन आप लिख लें एंड देन हमारे पास आ जाते हैं हाउ टू सेपरेट, हाउ टू separate hydrogen from water gas, ठीक है जी। हाउ टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट करना है, तो उसके डिफरेंट वेज हैं। या तो आप वाटर गैस को मज़ीद स्टीम में से पास कर दें, ठीक है। यानी आपने सिंपली क्या किया कि ये आपके पास मिक्सचर था CO+H2, आपने इसको और ज़्यादा स्टीम में से पास किया एट हायर टेम्परेचर, लेट से आपने इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोबारा स्टीम में से पास किया, तो दिस कार्बन मोनोऑक्साइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो एट हाई टेम्परेचर व्हेन वी पास दिस वाटर गैस मिक्सचर थ्रू स्टीम, कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी ऑक्सीडाइज, दिस गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन में। इसको आपको बैलेंस करनी है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर इसको सेपरेट करना आसान है, इसको सेपरेट करना इतना मुश्किल नहीं है। या तो आप इसको पास करें थ्रू वाटर एट हाई प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड इज टू सम एक्सटेंट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, एज कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, इट इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड, तो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही सॉल्युबल है इन वाटर, बट इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है कि आप पानी में से पास करेंगे और ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बट ड्यू टू लेस सॉल्युबिलिटी, पास इट, यानी इस मिक्सचर की बात होगी, पास द
mixture of carbon dioxide and hydrogen through water at high pressure। क्योंकि लेस सॉल्युबल है इसलिए हाई प्रेशर पे पास करेंगे। ठीक है, हाई प्रेशर पे पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन डिसॉल्व नहीं होगी, आप उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करना है तो पास दिस मिक्सचर थ्रू वाटर एट हाई प्रेशर, और पास दिस मिक्सचर थ्रू सम स्ट्रॉन्ग अल्कली। दूसरा जो तरीका हो सकता है वो ये कि पास द मिक्सचर थ्रू स्ट्रॉन्ग अल्कली। ठीक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग अल्कली में से पास करें, NaOH में से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, दिस विल रिएक्ट विद NaOH। ठीक है, और ये डिसॉल्व हो जाएगा उसमें। तो दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप इसको पास कर दें किस में से, स्टीम हाई प्रेशर पे पानी में से पास करें, डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर आप इसको अल्कली में से पास करें तो भी जो है इसके डिसॉल्व होने के चांसेस हैं। ठीक, तो ये आपके पास। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल बाद में फिर भी कुछ ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाते हैं सारे प्रोसेस के बाद, स्टिल इफ देयर आर सम ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको भी अल्कली में से पास किया जा सकता है और सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। एक तो हमारे पास ये रिएक्शन होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि किस तरह से हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और फिर वाटर गैस में से हाइड्रोजन को सेपरेट कैसे करते हैं। ठीक है, वाटर गैस में से, यानी पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड को डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग, देन फिर उसको पानी में डिसॉल्व करा देते हैं या फिर अल्कली में से पास करा देते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसमें कोई क्वेश्चन बेटा? इसके अलावा आप इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी इसको आप हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू लेट से आपने H2O को में से करंट पास किया। ठीक है, पास इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इसमें, जब पानी में से आप करंट पास करेंगे तो ये क्या होगा, H2 + O2। ठीक है, आपने इसमें से करंट पास किया और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 + O2 बाय पासिंग करंट। बट ऑब्वियसली ये मेथड आप सिर्फ वहाँ कर सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सस्ती हो, इतनी महंगी ना हो, अदरवाइज ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, तीसरा जो तरीका हो सकता है दैट वुड बी डीकम्पोजिशन। ठीक है, एक हो गया बाय पासिंग स्टीम ओवर मीथेन और कार्बन और अल्कोहल, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा ध्यान में रखें डीकम्पोजिशन बाय हीटिंग। ठीक है, तो या तो आप किसी हाइड्रोकार्बन को डीकम्पोज करें, लेट से आपके पास मीथेन है CH4। ठीक है, इसको आपने हीट किया एट अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डीकम्पोज हो जाएगा कार्बन में और हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के अपने यूज़ हैं, ये टायर्स वगैरह, टायर इंडस्ट्री में यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया, रिवर्स ऑफ हैबर प्रोसेस, अमोनिया को अगर डीकम्पोज किया जाए एट अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ सूटेबल कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, बट नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप लिख देंगे सूटेबल कैटलिस्ट, तो दिस वुड फॉर्म N2 + 3H2। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो तीन तरीके हो गए, बाय पासिंग स्टीम, बाय पासिंग करंट और बाय हीटिंग आप हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं जी।